नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है आरजू। हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम आज की बड़ी खबरें दमदार अंदाज में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यूपी में 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले से जुड़ी हुई आ रही है। विनीत जायसवाल बने हैं अमरोहा के एसपी। साथ ही बताएं हेमंत कुटियाल बने हैं मुरादाबाद के एसपी। राजेश सक्सेना की बात करें तो ये बन गए हैं बलरामपुर के एसपी। ये बड़े बदलाव आप देख रहे हैं। अशोक कुमार बन गए हैं रामपुर के एसपी। कौस्तुभ बने हैं महाराजगंज के एसपी। सोनम कुमार बने हैं संत कबीर नगर के एसपी। ये बड़ा बदलाव आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। तो एक नई जगह से जिम्मेदारी इन आईपीएस ऑफिसर्स को, और एक बार फिर से जो 5 साल योगी सरकार के पास आए हैं उसमें तत्पर रहकर काम करने की बड़ी जिम्मेदारी। एक एक करके तमाम नाम आपके सामने हमने रख दिए हैं। विनीत जायसवाल बन गए हैं अब अमरोहा के एसपी। हेमंत कुटियाल की बात कर ली जाए तो अब इनको मुरादाबाद से जिम्मेदारी मिली है, मुरादाबाद के एसपी बने हैं। राजेश सक्सेना बन गए हैं बलरामपुर के एसपी। अशोक कुमार बने हैं रामपुर के एसपी। कौस्तुभ की बात की जाए तो कौस्तुभ महाराजगंज से एसपी बनाए गए हैं, और संत कबीर नगर से सोनम कुमार। तो अमूमन इस तरह के बदलाव होते हैं। योगी सरकार के एक बार फिर से वापस आने के बाद हर महकमे में बड़ी जिम्मेदारी बांट दी गई है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो। अब आईपीएस ऑफिसर्स की बात की जाए तो 14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। ऋषभ मणि जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ऑन फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, एक एक करके ये 14 आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को जिनके तबादले किए गए हैं। ये बड़ा बदलाव, जैसे मुरादाबाद के एसएसपी बबलू कुमार सीनियर आईपीएस अफसर को हटाया गया है। अमरोहा से एसपी पूनम को हटाया गया है। से हाथरस से विनीत जायसवाल भेजे गए हैं। बलरामपुर से हेमंत कुटियाल को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है। रामपुर के एसपी अंकित चित्तल को हटाया गया है, उनको पीएसी बरेली भेजा गया है। वहीं बरेली पीएसी में जो तैनात थे राजेश कुमार सक्सेना, उनको बलरामपुर का नया एसपी बनाया गया है। डीजीपी मुख्यालय के अटैच थे अशोक कुमार, उनको रामपुर का नया एसपी बनाया गया है। संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ को महाराजगंज का नया एसपी बनाया गया है। गोरखपुर में एएसपी सोनम कुमार को संत कबीर नगर का नया एसपी बनाया गया है। महाराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता को पीएसी कानपुर 37वीं वाहिनी का सेनानायक बनाया गया है। विकास वैद को हाथरस का एसपी बनाया गया है। अतुल शर्मा द्वितीय, उनको चित्रकूट का एसपी बनाया गया है। धवल जायसवाल को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है, और सचिन पटेल उनको कुशीनगर से हटा के वेटिंग में डाला गया है। तो सचिन पटेल सीनियर आईपीएस हैं, उनको भी कुशीनगर से हटा के वेटिंग में डाला गया है, और मुरादाबाद से बबलू कुमार को वेटिंग में डाला गया है। उनको अमरोहा से हटा के वेटिंग में डाला गया है। तो एक चीज देखने को मिल रही है इस लिस्ट में, जो नए ऑफिसर्स हैं 2016 बैच के हैं, 2017 2015 बैच के जो अफसर हैं, नए अफसरों पर भरोसा जताया है योगी सरकार पार्टी ने, और उनको जिलों की कमान दी गई है। ठीक है ऋषभ मणि, नई जिम्मेदारी के साथ नई जगह से इन 14 आईपीएस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है। हर महकमे में योगी सरकार ने जिम्मेदारी बांट दी है, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो, और अब आईपीएस ऑफिसर्स ये 14 हैं जिनके तबादले किए गए हैं। एक रिएक्शन इन तमाम 14 आईपीएस की तरफ से? देखिए, ये सरकारी कामकाज है, कोई रिएक्शन तो नहीं देता है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन ये माना जा रहा था जैसे ही सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी, जहां पर कमी देखने को मिलेगी। कहीं ये भी चर्चा होती है कुछ जिलों से कि हाँ, वहाँ पॉलिटिकल असर भी देखने को मिलता है। जितनी अपेक्षा की जा रही थी उस हिसाब से अभी जिस जिलों में कप्तानों ने काम नहीं किया उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। जैसे कुशीनगर की बात हो रही थी, और मुरादाबाद की बात थी, अमरोहा की बात थी। ये वो जिले हैं जहाँ के कप्तानों ने उस हिसाब से शायद उम्मीदों को पूरा नहीं किया योगी सरकार पार्ट 1 में, तभी उनको हटाया गया और उनको वेटिंग में डाला गया। और अपेक्षा करें तो नए अफसर हैं, उन पर भरोसा जताते हुए उनको जिले दिए गए हैं। ठीक है ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर,
14 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं और हमारे सहयोगी ने एक एक करके हर आईपीएस ऑफिसर के बारे में जानकारी दी है। नई जिम्मेदारी मिली है जिनमें इन 14 आईपीएस में कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने की। और आइए अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की, जो कि यूपी के दौरे पर हैं। लखनऊ से वो सुबह स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। भगवान राम की नगरी में वेंकैया नायडू दर्शन करेंगे और इसके अलावा और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, जिसमें हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का भी उनका कार्यक्रम है, पूजन करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अयोध्या से वाराणसी के लिए वो फिर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या धाम में होंगे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया गया है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का उत्तर प्रदेश आना, अयोध्या दौरे पर जाना और तमाम आज मंदिरों में दर्शन पूजन करना बेहद खास है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर मेरठ से है, जहां एक रिजॉर्ट में आग लग गई और शादी समारोह के दौरान दरअसल पटाखे चलाने के दौरान यह हादसा हुआ। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया है। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग के बीच फंसे लोगों को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मेरठ के ग्रैंड 5 रिजॉर्ट में भीषण आग लगी थी। उस समय लगी थी जब उसमें शादी समारोह चल रहा था और वहां पटाखे छुड़ाए जा रहे थे। इन्हीं पटाखों का एक चिंगारी मंडप पे जा गिरा, जिसके बाद भीषण आग लग गई। आनन फानन में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी भगदड़ मच गई, जिसके बाद कुछ फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हमारे साथ वही फायर फाइटर्स हैं। सर, ये बताएं कि क्या वो मंजर था जब यहाँ पर आग लग रही थी? काफ़ी भयंकर आग लगी हुई थी लकड़ी के पूरे गोदाम में, और दूर तक वहां से चमक रही थी, करीब 1 किलोमीटर से आग। कितने लोग यहाँ पर शामिल होंगे उस समय जब आग लग रही थी, और क्या भगदड़ का माहौल था? भगदड़ तो मची जाती है जब मान लो आग विकराल रूप ले लेती है, तो उसमें तो हो ही जाता है। वैसे किस तरह से आग पर काबू पाया गया? कितनी गाड़ियां आई, कितनी मशक्कत करनी पड़ी? गाड़ी है पुलिस लाइन प्रतापपुर की, सभी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। आप बताएं कि क्या वो माहौल था? क्या कोई हताहत हुआ है? क्या लाखों का माल जो स्वाहा हुआ है उसका कोई आकलन अभी तक हो पाया? अभी आकलन तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाया। हाँ। क्या आप मानते हैं कि जो दमकल के संयंत्र थे यहाँ पर, क्या पूरे थे? क्या आग पर काबू पहले ही पाया जा सकता था? संयंत्र तो थे इनके, चलाए हैं, लेकिन छोटे थे, वो काबू हो नहीं पाई उनसे, तो इनके लिए बड़े यंत्र लगने की आवश्यकता है। मेरठ के सबसे विशालतम रिजॉर्ट में शामिल ग्रैंड 5 रिजॉर्ट में भीषण आग लगी थी। अब से कुछ ही देर पहले आग पर काबू पाया गया है। लाखों का माल जलकर राख हो गया है, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई भी इस पूरी आगजनी में हताहत नहीं हुआ और ये पूरी की पूरी शादी दूसरे एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि दमकल की कम से कम 6 गाड़ियां अभी भी मौके पर खड़ी हैं। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन उसके बाद जांच अभी भी जारी है कि क्या इस रिजॉर्ट में फायर के संयंत्र पूरे थे, क्या जो इक्विपमेंट्स थे वो चलाने में कोई लापरवाही तो नहीं हुई, क्या लोगों की जान पर खेलकर इन फायर फाइटर्स ने जो आग बुझाई है उनको लिए लोग यही कह रहे हैं कि शुक्रिया फायरमैन्स। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और इसके अलावा आपको बताते हैं मेरठ के पीवीएस मॉल के बेसमेंट में भी भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि जनरेटर की चिंगारी से ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और फिर आग पर काबू पाया जाता है। कस्टम डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है लखनऊ एयरपोर्ट पर। दरअसल 887 ग्राम सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दुबई से लखनऊ आया था ये यात्री, जिससे ये बरामदगी हुई है। कस्टम विभाग और पुलिस को चकमा देने वाले वो सोने का पेस्ट बनाकर ला रहा था। बरामद सोने की कीमत 47 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। कस्टम अधिकारी सोने को कब्जे में लेकर अब आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं।
और आइए अब आपको बताते हैं, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। हालांकि आजम खान के पार्टी छोड़ने को लेकर वो सवालों से बचते हुए दिखे। चाचा शिवपाल को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग कम से कम परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। वहीं शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। मैं नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको, बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। वहीं आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश बचते दिखे। उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि सलमान जावेद राहीन के इस्तीफे पर उन्होंने कहा ये बातें 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। आजम खान के मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अरे छोड़िए इन बातों को। आपको अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे, तो मैं कर सकता हूँ। जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शिवपाल यादव से सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में किसी ने अपना कुछ खोया है तो वो शिवपाल सिंह यादव हैं। अपना निजी निर्णय है और हमारे हाईकमान का निर्णय रहेगा जो भी वो करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में अगर सर्वाधिक रूप से किसी ने खोया है, उनका नाम श्री शिवपाल सिंह यादव है। क्योंकि अलग हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर शायद 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 होते हुए तो के राज जी एक कह रहे हैं, तो वो भी मैं इसकी भी समीक्षा करता हूं कि वो एक भी सीट नहीं मिली है। क्योंकि एक सीट नहीं मिली है अखिलेश यादव जी की निगाह में, और हकीकत में वो समाजवादी पार्टी के लिए बेस्ट कैंडिडेट थे। तो उनको टिकट देकर, साइकिल चुनाव चिन्ह देकर के जसवंत नगर सीट को निकालने का काम श्री अखिलेश यादव ने किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको उम्मीदवार बनाया, उनको सीट नहीं दी है। और यहाँ आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी से इस्तीफों का दौर भी लगातार जारी है। सलमान जावेद के बाद एक और नेता ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कासिम राइन की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अखिलेश पर मुस्लिमों पर अत्याचार करके चुप रहने का आरोप लगाया। मुस्लिम नेता कासिम राइन ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कासिम ने मुस्लिमों के अत्याचार को लेकर अखिलेश पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए आवाज उठाने में अखिलेश की कोई रुचि नहीं है। विधायक रहते हुए जेल में डाल दिया जाता है परिवार सहित। नाहिद हसन साहब को समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद जेल में डाल दिया जाता है, और शहजील इस्लाम साहब को विधायक रहते हुए उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत बनाने संबंधी बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। भागवत ने कहा कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा, और जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। इसको लेकर ओवैसी ने अब पलटवार किया है। आरएसएस के सर संघ चालक ने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। इसे रोकने वाला कोई नहीं है, जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। एक होकर हम देश के लिए जीना मरना सब लोग शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जिस गति से चल रहा है, उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले, और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे। मोहन भागवत के इस बयान ने तमाम दलों को सवाल करने का मौका दे दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि 15 साल क्यों, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इस तरह से बात करने से उनको ये समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश। और इसी खबर के साथ आइए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।